नमस्कार दोस्तों, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने इस चैप्टर की थ्योरी लगभग पढ़ ली है। अब मैं इस चैप्टर से संबंधित जो बोर्ड में क्वेश्चन आए विगत परीक्षाओं में मैं आपको कर रहा हूँ। मैंने इस कागज पर वो कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, मैं उनको एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 2013 में जो क्वेश्चन आए थे उनकी, इस चैप्टर से 2013 के पेपर में। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन ये था कि समकक्ष, क्वेश्चन नंबर 1, समकक्ष COCl2 En का होल 2 और फलकीय CONH3 का होल 3 और NO2 का होल 3 की समावयवियों की संरचना बनाइए। मतलब समकक्ष इसकी और फलकीय इसकी हमसे संरचना पूछे थे। समकक्ष का मतलब क्या है? जो समान समूह पास पास होते हैं। अब देखो इसमें समन्वय संख्या 4 है, सॉरी 6 है, क्योंकि 2 और 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो अष्टफलकीय ज्यामिति होगी। तो देखो अष्टफलकीय ज्यामिति बना रहे हैं हम। कोबाल्ट +3 और कितने बॉन्ड? 6। अब इसमें हमको क्या करना है? समान समूह पास पास जोड़ने हैं। मतलब EN के पास जोड़ना है, Cl के पास जोड़। एक चीज और ध्यान रखनी है, EN एक द्विदंतुक लिगेंड है, तो 2 बॉन्डों से जुड़ेगा EN। तो देखो मैं EN को इधर जोड़ रहा हूं 2 बॉन्डों से, इधर मैंने EN को 2 बॉन्डों से जोड़ दिया, Cl और Cl। ठीक है, तो ये बन गया अपना समकक्ष समावेश, क्योंकि EN के पास, Cl के पास। उसके बाद अगला फलकीय है, इसकी भी देखो समन्वय संख्या 6 है, तो यहां पर अष्टफलकीय ज्यामिति होगी। केंद्र में कोबाल्ट +3, 6 बॉन्ड बनाइए। अब इसमें फलकीय का मतलब है फेशियल, और मतलब एक तरह से समकक्ष समावयवी को ही फलकीय कहते हैं हम, समकक्ष को, मतलब समान समूह पास पास। अब देखो इसमें 3 NH3 अगर हम पास कर दें, 3 NH, देखो एक NH3, दूसरा NH3 और तीसरा NH3, इस तरह से जोड़ दें। और इसमें NO2, ये NO2 और ठीक है, तो ये कौन सा समावेश बन गया? समकक्ष या फलकीय। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये आया था। तो ये 2 स्ट्रक्चर हमको यहां बनानी थी, एक तो समकक्ष और ये फलकीय। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि उभयदंतुक लिगेंड को उदाहरण देकर समझाइए। उभयदंतुक लिगेंड, तो ऐसी लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु उपस्थित हैं, लेकिन दोनों एक साथ लोन पेयर नहीं देते हैं, एक बार में केवल एक लोन पेयर देता है, उसको हम उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं। तो देखो इसमें CN, तो यहां पर तो माइनस है, इस पर लोन पेयर, तो कार्बन भी लोन पेयर देने की क्षमता रखता है, इधर नाइट्रोजन भी। अगर जो लोन पेयर दे रहा है उस आधार पर ये 2 तरह की लिगेंड हो जाएंगी। अगर C लोन पेयर दे रहा है तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम साइनो, और अगर N लोन पेयर दे रहा है तो इसको हम NC आइसोसाइनो। ऐसे ही हम और उदाहरण दे सकते हैं, अगर N लोन पेयर दे रहा है तो नाइट्रो NO2 में, और अगर O लोन पेयर दे रहा है तो नाइट्राइटो। ठीक है, तो ये हो गया उभयदंतुक लिगेंड को उदाहरण देकर समझाइए। तो पहले हमको परिभाषा लिखनी थी, वे लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हुए भी दोनों एक साथ लोन पेयर ना देकर एक बार में केवल एक परमाणु लोन पेयर देता है, उभयदंतुक लिगेंड कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया? एक यौगिक दिया गया जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु की एक तो ऑक्सीकरण संख्या पूछी गई और एक उसकी उप सह संयोजन यानी कि समन्वय संख्या पूछी गई। तो देखो K3 Fe
C2O4 का होल थ्राइस। इसमें दो चीज पूछी गई, Fe की ऑक्सीकरण अवस्था और समन्वय संख्या, या जिसको हम उपसह संयोजन संख्या भी कहते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसमें के की कितनी मान लेंगे, क्योंकि क्षारीय धातु है, प्रथम वर्ग का +1 3 हो जाएगी, तो +3, जिसकी हमको निकालनी है x मान ली। और ऑक्सीलेटो लिगेंड की पर -2 चार्ज होता है, C2O4 -2, तो कितनी है -2 × 3 बराबर 0। बराबर 0 क्यों किया, क्योंकि संकुल पर कोई चार्ज यहां नहीं है। तो +3x -6 बराबर 0, +3 है माइनस की 6 है, तो x -3 बराबर 0, x बराबर +3। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई, +3 निकाल ली हमने। उसके बाद समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या ये कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि देखो और यहां पर 3 लिगेंड है C2O4 और ये एक द्वितंतुक लिगेंड है, 2 लॉन पेयर एक साथ देगा। 3 है तो कितने दे देंगे, 2 × 3 यानी कि 6, टोटल 6 लॉन पेयर दिए जाएंगे सभी ऑक्सीलेटो लिगेंडों द्वारा, तीनों ऑक्सीलेटो लिगेंडों द्वारा। इस तरह से उपसह संयोजन संख्या हो गई 6। तो ये क्वेश्चन जो आया है ये अभी मैंने जो बताए थे 2013 में है। उसके बाद अब मैं बता रहा हूं आपको 2014 में आने वाले क्वेश्चन पेपर में, 2014। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन, धातुओं के शुद्धिकरण में उपसह संयोजन यौगिकों का एक अनुप्रयोग करो। शुद्धिकरण मतलब अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु। तो मैंने आपको मोल्ड प्रक्रम बताया था निकेल धातु के शुद्धिकरण का, मोल्ड प्रक्रम। देखिए Na अशुद्ध, इसकी क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड, NiCO का होल 4 एक संकुल यौगिक, टेट्रा कार्बोनेट निकेल 0 एक संकुल यौगिक बन गया, वाष्पशील है इसलिए उड़ गया, इसको अलग इकट्ठा कर लिया। उसके बाद NiCO का होल 4, इसको गर्म करेंगे उच्च ताप पर अलग इकट्ठा करके, ठीक है। गर्म किया तो Na अलग और 4CO अलग, ये गैस है इसलिए उड़ जाएगा, तो शुद्ध धातु हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको मोल्ड विधि कहते हैं निकेल शुद्धिकरण की। 1 नंबर का क्वेश्चन ये आया था 2014 में, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया, एक संकुल यौगिक जिसका IUPAC नाम हमसे पूछा गया था दूसरे 2014 में दूसरे क्वेश्चन में। AgCN का होल, IUPAC नाम, एक ही यौगिक है ये धनायन हो गया और ये लग। अब देखो दोनों संकुल धनायन और ऋणायन दोनों संकुल हैं, तो इसमें दोनों का नाम लिखेंगे। सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था हम केंद्रीय धातु परमाणु की निकालेंगे। देखो तो सबसे पहले हम क्या करें, Ag की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लें, ठीक है। तो इसकी x मान लें 0, उदासीन लिगेंड है इसलिए 0 हो गई। इसकी भी x मान लो -2 बराबर 0, क्योंकि Cn पर -1 चार्ज होता है, 2 Cn है तो -2 हो गया, ठीक है। तो बराबर 0, तो 2x -2 बराबर 0, 2x बराबर 2 और x बराबर 2/2 यानी कि 1। मतलब इस Ag की भी ऑक्सीकरण अवस्था 1 और इसकी भी 1। अब देखो नाम लिखेंगे, पहले धनायन का नाम फिर ऋणायन का। धनायन संकुल है तो पहले हम लिगेंडों का नाम फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। देखिए लिगेंड क्या है, NH3 तो संख्या भी व्यक्त करेंगे, डाई एमीन और उसके बाद सिल्वर फर्स्ट। अब देखो सिल्वर ही क्यों लिखा, क्योंकि यहां संकुल आयन धनायन है, इसलिए केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में 8 नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ऋणायन का नाम, ऋणायन भी संकुल है तो डाइसाइनो। अब देखो इसके नाम के अंत में 8 जोड़ना है। नाम भी कौन सा लेना है, जिस नाम से प्रतीक बना है उस तत्व का। देखो Ag जो प्रतीक बना है चांदी का वो अर्जेंटम से बना है, और अर्जेंटम में अम हटा के जब 8 जोड़ेंगे तो अर्जेंटेट
अर्जेंटेट और फर्स्ट। तो ये संकुल यौगिक जिसका यूपीएससी नाम हमने लिखा, 1 नंबर का क्वेश्चन था ये। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन 2014 में पूछा गया, द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर लिखो और उदाहरण लिखो प्रत्येक का एक। तो मैंने आपको बताया था द्विक लवण और संकुल लवण में क्या अंतर है। द्विक लवण और संकुल, देखो एक एक करके मैं केवल बता रहा हूं। पहला अंतर, द्विक लवण केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, जलीय विलयन में अस्थायी होते हैं। जबकि संकुल लवण या संकुल आयन है वो ठोस अवस्था और जलीय विलयन दोनों में ही स्थायी होते हैं। दूसरा अंतर, द्विक लवण जलीय विलयन में अपने व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण देते हैं, जो आयन में हैं उन्हीं आयनों में टूटेंगे जो आयन में दिखाई दे रहे हैं। जबकि संकुल लवण जलीय विलयन में व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, बजाय अन्य आयनों का परीक्षण देते हैं। मतलब जो आयन इनमें दिख रहे हैं ना, वो आयन हमको जलीय विलयन में प्राप्त नहीं होंगे। तीसरा, द्विक लवण में समस्त बॉन्ड आयनिक होते हैं, इसलिए जल में टूट जाते हैं। जबकि संकुल लवण में आयनिक बॉन्ड के साथ साथ उपसह संयोजक बॉन्ड भी पाए जाते हैं। चौथा अंतर, द्विक लवण हमेशा दो साधारण लवणों के समान मूलों में जुड़ने से बनते हैं, मतलब सममूलर अनुपात में जुड़ने से बनते हैं। जबकि संकुल लवण दो साधारण लवणों के सममूलर अनुपात या विषम मूलर अनुपात दोनों में जुड़ने से बन सकते हैं। अब एक एग्जांपल, जैसे फटकरी का एग्जांपल, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O द्विक लवण है। K4FeCN का होल 6 संकुल लवण। देखो अगर इसको हम जल में घोल दें तो पोटेशियम आयन मिलेंगे, सल्फेट आयन मिलेंगे, एल्यूमिनियम आयन मिलेंगे और जल अलग हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम जल में घोलते हैं तो ये 4K+ और FeCN का होल 6-4, यानी कि इससे हमको Fe+2 और Cn- आयन जलीय विलयन में नहीं प्राप्त होंगे। बजाय कौन सा आयन प्राप्त होगा, ये बड़ा कोष्टक में FeCN का होल 6-4, इतना बड़ा आयन हमको ये प्राप्त होगा। मतलब Fe+2 और Cn- आयन हमको प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो ये रहा 2014। अब बात करते हैं 2015 के। पहला क्वेश्चन, एक यौगिक दे रखा है, उसका आयनन समावयवी हमसे पूछा है 2015 में। देखो एक यौगिक है, क्रोमियम H2O का होल 4 Br2 और भार है Cl। इसका आयनन समावयवी बनाइए। अब देखो आयनन समावयवी का सूत्र पूछा था। आयनन समावयवी मतलब वे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हो लेकिन जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन प्राप्त होते। तो हमको करना क्या है कि जो प्रति ऋणायन है उसको लिगेंड बना दें और जो लिगेंड है उसको प्रति ऋणायन बना दें। तो दूसरा क्या बना देंगे, देखो CrH2O का होल 4, जल में हमको कोई परिवर्तन नहीं करना। अब हमको क्या करना है, एक Br बाहर निकाल दो, एक Cl अंदर ले जाओ। तो देखो इसमें BrCl और बाहर क्या आ जाएगा, Cl अंदर ले लिया, बाहर Br। अब देखो अगर इसको आप जल में घोलते हो तो क्रोमियम H2O का होल 4 Br2 प्लस और Cl- आयन प्राप्त हो रहे हैं। और इसको अगर जल में घोल रहे हो तो CrH2O का होल 4 और BrCl प्लस और Br-, मतलब इससे तो आपको क्लोराइड आयन मिलेंगे, इस यौगिक से क्लोराइड आयन और इससे ब्रोमाइड आयन, यानी कि भिन्न भिन्न आयन प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए ये एक दूसरे के आयनन समावयवी हैं। क्या किया हमने, Cl को अंदर ले गए, Br को बाहर ले आए।